So let's start with today's news highlight from the Hindu newspaper. Israel strikes Iran nuclear sites, military leaders. Tehran retaliates with missiles. So इसराइल ने कल रात अटैक किया है ऑन द हार्ट ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर मिलिट्री बेसिस ऑन फ्राइडे, deploying warplanes and drones smuggled into country to target key facilities and kill top generals and scientists. A barrage, it said, was necessary before its adversary got any closer to building an atomic weapon. Now this was necessary because आप चाणक्य डायलॉग देख लीजिएगा जो मेजर साहब का है, वो उन्होंने उसमें क्लियरली बताया है कि ईरान का एक ग्रेटर रोल रहा है इन डिप्लॉइंग द टेररिस्ट एंड ऑल्सो फंडिंग देम। कहीं ना कहीं इनका जो लिंकेज है वो कश्मीर में जो अभी रिसेंट में इनोसेंट फैमिलीज़ को मारा गया था उससे भी किया जा रहा है। वो उन्होंने ही बताया है इसमें, आप देख लीजिएगा उनका वीडियो, उसमें वो थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो है। और इस वजह से पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा वेस्ट एशिया इनसे काफ़ी परेशान है। सो दैट इज़ वाई इज़राइल जो है उसने लॉन्च कर दिया है अटैक इन पे। अब रिस्पॉन्स में ईरान ने जो है इट लॉन्च्ड अ स्वॉर्म ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एट इज़राइल। ठीक है, द सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खामेनी वार्नड ऑफ सिवियर पनिशमेंट। अब इसके इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इजराइल मिलिट्री सेड दैट अबाउट 200 एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व इन इनिशियल अटैक ऑन अबाउट 100 टारगेट्स। ठीक है, सो इसका इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हुआ है कि पीएम मोदी ने तो सबसे पहले ही कॉल्ड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड कन्वेड द इंडियन पोजीशन in a phone call with Israeli PM Benjamin. So उसके अलावा और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है वो ये है कि जो इज़राइल ने अटैक किया है उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट होगा। अब जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट होगा तो क्रूड ऑयल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्राइजेस ऑलमोस्ट राइज होंगे, 40 to 50% आर एक्सपेक्टेड टू राइज। सो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न इशू दैट विल indirectly or directly impact India's trade also. There is a risk, because of this there will be a risk to India's energy security. इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो ठीक है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक वे में इट वुड ऐड कॉम्प्लेक्सिटीज़ टू वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स एंड अफेक्ट्स इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसी, डिप्लोमेटिक स्टैंस एंड ट्रेड रिलेशंस, हाईलाइट्स चैलेंजेस इन बैलेंसिंग रिलेशंस विद इजराइल एंड ईरान। अब जीएस पेपर के हिसाब से इनका रेलेवेंस क्या है? जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंडिया वेस्ट एशियन रिलेशंस, आप उस पे नोट्स बना सकते हो कि अभी क्या है, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ईरान के साथ क्या रिलेशन है, इज़राइल के साथ क्या रिलेशन है, इंडियाज़ डिप्लोमेटिक स्टैंड इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इज़राइल एंड ईरान। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या इस कंडीशन में इंडिया को अपना स्टैंड रखना चाहिए। इट शुड बी न्यूट्रल और इट शुड सपोर्ट, मतलब जो भी है आप अपना स्टैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपका जीएस पेपर 3 उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस है, जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा और एनर्जी सिक्योरिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ वे अहेड व्हाट शुड बी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अप्रोच एंड रोल इन कन्फ्लिक्ट de-escalations, UNGA डेवलपमेंट्स क्या है, ये सब आपको मालूम होने चाहिए।
सो नेक्स्ट टॉपिक भी इसराइल से ही रिलेटेड है, रोग नेशन। इसराइल हैज़ पुश्ड वेस्ट एशिया इनटू अ सिक्योरिटी अबेस। बेसिकली इसके जो की हाईलाइट्स हैं कि दैट इसराइल रिसेंट मिलिट्री एक्शंस हैड टारगेटेड ईरान्स नातान्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट, नातान्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज एंड रेजिडेंस ऑफ टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट। सो इसको क्या कहते हैं, टारगेट किया गया है। ये इन 3 चीज़ों को क्या क्या है, नातान्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज एंड रेजिडेंस ऑफ टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट। क्योंकि अगर इसराइल, आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच, बट अगर इसराइल अटैक नहीं करता तो ईरान इसका मिसयूज़ भी काफ़ी कर सकता था। सो दैट इज़ वाई आई डोंट नो व्हाट्स इंडिया स्टैंड ओवर इट, बट दैट्स द फैक्ट, क्योंकि हमें चाणक्य डायलॉग्स में बताया है, हमने वहीं से जाना है। सो इट ऑल्सो लॉन्च्ड ड्रोन अटैक्स इंटरसेप्टेड बाय दैट वर बीइंग इंटरसेप्टेड बाय ईरान। Action taken despite ongoing US-Iran dialogue undermining diplomatic efforts. Iran's nuclear issue क्या है? Enriched uranium to 60% purity. अब इन्होंने क्या किया है ईरान ने कि इन्होंने जो न्यूक्लियर है उसमें यूरेनियम को 60% प्योरिटी से इनरिच किया है। That is far beyond civilian grade needs. So, as I told you कि कहीं ना कहीं उसकी तैयारी हो रही थी मिसयूज़ की। There is a legitimate concern about Iran's nuclear program. It has enriched around uranium to about 60% purity. That was way above grade for civilian purposes. This means that it was for military purposes. Now Iran claims peaceful intent while Israel alleges secret bomb development. सो ये एलिगेशंस हैं इनके। उसके अलावा जो IAEA है सेज दैट ईरान हैज़ इनफ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम टू मेक बॉम्ब्स। देयर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस दैट टू सजेस्ट दैट ईरान हैज़ मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। अब इसमें US का रोल क्या है एंड डिप्लोमेटिक फेलियर की अगर हम बात करें तो So Donald Trump's administration sabotaged 2015 nuclear deal. जो multilateral agreement था उसको sabotage कर दिया उन्होंने। Despite offering dialogue later, Israel launched attacks instead. Shows US military political backing to Israel and failure to restrain. So कहीं ना कहीं इसमें ये लगाया जा रहा है कि US की भी कहीं ना कहीं बैकिंग है इस अटैक के पीछे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजनल स्पिल ओवर। इजराइल अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स इन गाज़ा इट इज़ ऑलरेडी अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स इन गाज़ा। टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन सीरिया एंड लेबनान, ठीक है, ये इजराइल पे एक्यूजेशंस हैं वॉर क्राइम्स के। West Asia slipping into a security abyss due to militarism. अब इंडिया के बेसिस पे क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑयल सप्लाई स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पेशली फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़, ठीक है, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगे और मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द गल्फ विल बी एट पोटेंशियल रिस्क। So there is a need for India to balance diplomacy between Iran and Israel. अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट रीस्ट्रेन Israel's militarism, reboot diplomacy in
वेस्ट एशिया टू रिस्टोर पीस। ये देखिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। एंड अवॉइड टर्निंग द रीजन इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट जोन। सो ये कुछ इसके जीएस पेपर 2 से रिलेवेंस क्या इसका है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि हमने पहले बताया कि इंडिया वेस्ट एशियन इशूज़, द रोल ऑफ मेजर पावर्स क्या होना चाहिए, यूएसए, इजराइल, ईरान। के कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल ऑफ मेजर, यूएस का क्या रोल होना चाहिए, इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया का। आप उस पर नोट्स बना लीजिएगा, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन एसे राइटिंग ऑल्सो, और आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्प कर सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। एंड गेम ऑफ अ 2611-year-old Jewish-Persian enmity. So, despite mutual loathing, Israel Prime Minister Benjamin and Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei agreed yesterday about primordial significance of their latest conflicts, while Mr. Netanyahu called it a decisive moment in Israel's history. Khamenei was equally definitive in his verdict. With this crime, the Zionist regime sealed for itself a bitter and painful destiny. अब बेसिकली मैं आपको इसका जिस्ट समझा दूँ क्या है। इसका जिस्ट ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट ट्रेसेस बैक टू अराउंड 586 BCE, when Jewish exile began in Persia. Deep-rooted Jewish-Persian animosity continuing into modern geopolitical rival. यानी 586 BCE के अराउंड एग्ज़ाइल किया गया जो भी जूइश थे। अब ये जो डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट है जूइश और पर्शियन के बीच में, एनिमिटी है जो, ये अब मॉडर्न जियोपॉलिटिकल राइवलरी में कन्वर्ट होती जा रही है। इजराइल्स रीसेंट राइजिंग आयरन ऑपरेशन इज सीन एज अ स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये जो ऑपरेशन हुआ था ये जून 13 को हुआ था 2025 में। सॉरी, राइजिंग लाइन, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, राइजिंग लाइन ऑपरेशन जो है वो देखा गया था एज अ स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब की मिलिट्री डेवलपमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो इजराइल टारगेटेड ईरान्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स साइट्स with over 200 airstrikes. Destroyed missile silos, command centers and military leadership. Part of Israel's broader strategy to neutralize Iran's growing influence and nuclear threat. Strategic and global implications क्या हो सकते हैं इसके? Israel's operations were limited to strategic targets, but may trigger unforeseen consequences regionally and globally. और वो रिस्क क्या हो सकता था? डिसरप्शन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। आप प्लीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, ये एक वाइटल पोजीशन है फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, ये इसका डिसरप्शन हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जोग्राफिकली मैप पे आप इसको, इसके बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं, कौन से सी में आता है, ये रेड सी है कि कौन सी सी है, वैसे तो ये रेड सी में ही आता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो इट इज़ अ चैनल विच लिंक्स पर्शियन गल्फ, ओके, पर्शियन गल्फ विथ गल्फ ऑफ ओमन एंड अरेबियन सी। सो आप मैप पे इसकी जो लोकेशन है आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मैप के बेसिस पे।
उसके अलावा क्या रिस्क हैं इसके कि राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हिजबुल्ला, हौतीज़, ISIS। सी आई टोल्ड यू ना, हिजबुल्ला, क्योंकि अभी जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें हिजबुल्ला का नाम आया था। हौतीज़, ये सब जितने भी नेशंस हैं सब टेररिस्ट प्रमोटिंग नेशंस हैं, और ISIS तो एजेंसी ही है। स्ट्रेन ऑन US वेस्ट रिलेशंस, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बाकी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पे वो है आपका एनर्जी एंड इकोनॉमिक फॉल आउट में, ठीक है। ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली दे विल स्पाइक। डिस्ट्रप्शन इन मैरीटाइम ट्रेड एंड ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, क्योंकि अगर ये जो है आपका जो रास्ता अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आपका इफ़ेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेड सिस्टम भी डिस्ट्रप्शन होगा, ठीक है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं पर्शियन गल्फ में, सी दिस इज़ पर्शियन, ये जो है ये जो एक पॉइंट आता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। दिस इज़ द पर्शियन गल्फ, ये वाटर एरिया है पूरा पूरा, और इधर साइड नीचे आता है अरेबियन सी। सो आप मैप पे एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर अब इतने छोटे में एक्सप्लेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं लास्ट में आपको मैप भी शो कर दूँगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट। सो उसके अलावा जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो ऑयल डिपेंडेंट नेशंस लाइक इंडिया है उन पे भी पड़ेगा। अब अरब वर्ल्ड डिलेमा क्या है कि सुन्नी अरब नेशंस आर टैक्टिकली अलाइंड विद इज़राइल अगेंस्ट शिया ईरान। सो ये सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली। उसके अलावा दे आर ऑल्सो एप्रीहेंसिव ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट्स स्पेशली टेररिज्म एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। अब इंडिया का कंसर्न क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेट्स रहेंगे, सेफ्टी टू इंडियन डायस्पोरा इन गल्फ रहेगा, बैलेंसिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद बोथ इजराइल एंड ईरान, स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स लाइक छाबर पोर्ट प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है, छाबर पोर्ट में गेट अफेक्टेड। अब इसका रेलेवेंस जो है वो GS पेपर 2 से है। इंटरनेशनल रिलेशंस, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पे है, यूएन्स रोल क्या होना चाहिए और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, ठीक है। और एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स लाइक ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज़ अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट टू द पर्शियन गल्फ, ठीक है। एंड उसके अलावा इंडिया का रोल क्या होना चाहिए डिप्लोमेटिक टाइज को बैलेंस करने के। So next is Modi talks to Israel Prime Minister, calls for early restoration of peace. Now Prime Minister Narendra Modi on Friday gave a call for early restoration of peace in the backdrop of escalating conflict between Israel and Iran. He conveyed the Indian position in a phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday evening, when the latter briefed about the Israeli attacks on Iran. Received a phone call from Prime Minister Netanyahu of Israel. He briefed me on the evolving situation. I shared India's concern and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region, said Mr. Modi. So, this was the stand of India. अब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन है क्या? In a televised address, Netanyahu had announced that Israel launched Operation Rising Lion, describing it as targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's
very survival. This operation will continue for many days as it will take to remove this threat, he said. Israel has around 30,000 Indians. अब ये प्रॉब्लम क्या है, इसराइल में 30,000 इंडियंस जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं in various projects and universities. Indian authorities have been engaged with both Iran and Israel regarding the safety of the Indian citizens in the two countries as well as in the rest of the Gulf region. Accordingly, the Indian embassies in Tehran and Tel Aviv have issued advisories for Indian citizens urging them to be careful in the view of escalating tensions in the region. The embassy in Iran advised Indian citizens to avoid unnecessary movements and follow social media accounts of the mission. The embassy in Iran too urged Indians to please exercise caution, avoid unnecessary travel within the country and stay close to safety shelters. So Israel Iran's conflict may impact oil supply to India. स्पाइक एक्सपोर्ट कॉस्ट, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट उसमें डिस्कस किया, बट स्टिल यहाँ पर ये टॉपिक दिया तो उसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि सबसे पहला तो ये कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जम्प्ड अबाउट 8% इन अ सिंगल डे, यानी सिंगल डे में 8% की बढ़ोतरी हो गई है. स्पार्किंग फियर्स दैट अ सस्टेन्ड एस्केलेशन कुड पुश इन्फ्लेशन इन इंडिया विच इम्पोर्ट्स about 80% of its oil requirement. Shutting of Suez Canal and Red Sea will cost Indian exports. क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं वो सुएज कैनाल और रेड सी पे भी पड़ने वाला है. दैट इज़ वाई मेंशन द टर्म रेड सी. Israel attack on Iran and heightened tensions in the area pose significant risk to India in terms of curtailed supplies of oil and a 40 to 50% increase in export cost according to analysts and trade experts. Global oil prices jumped about 8% in a single day, sparking fears that a sustained escalation could push inflation in India up since its import about 80% of its oil requirement. So the ongoing Iran-Israel conflict is likely to pose risk to oil supply even though India does not directly import large volume of oil from Iran. So India does not directly import large volume of oil from Iran. यार ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकता है कि क्या ईरान से वो डायरेक्टली मतलब स्टेटमेंट स्वैप कर सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली में स्वैपिंग हो सकती है या इजराइल एंड ईरान में स्वैपिंग हो सकती है. ठीक है. सो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है. अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्राइसेस पे. While oil prices immediately surged following Israel's attack, they are expected to settle back down. It has been said ahead economics of next generation research. Our best guess is that this is the latest conflict eruption, follows the usual pattern with prices rising temporarily before returning to previous levels. Gold prices too surged to about rupees 1 lakh per 10 grams following the attack. In times of conflict and uncertainty, gold remains the go-to hedge for both the institutional and retail investors. So they are saying कि ये अभी इनिशियल जो है स्टैंड ऑफ रहेगा. बाद में जो है अगर टेंशन्स रहीं सो उस वजह से ये जो प्राइसेस हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे. सो एज आई टोल्ड यू दैट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये ईरान है, ये यूएई है, पर्शियन गल्फ़ है, अरेबियन सी है. सो इस तरीके से ये जो है कनेक्ट करता है. अब नेक्स्ट जो है इज़राइल और ईरान की पोजीशन देख लेते हैं. इज़राइल ये है एंड दिस इज़ ईरान. अब क्यों बोला जा रहा है कि सुएज कैनाल और रेड सी जो है वो इफ़ेक्ट होगा. देख रहे हो आप पोजीशन देख रहे हो. अगर ईरान अटैक करता है सो ये पोजीशन भी डिस्टर्ब होगी.
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वाई इजराइल अटैक्ड ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। अब इससे पहले के स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है मैप वाइज जो लोकेशंस हैं, आप थोड़ा सा और फिजियोग्राफिक जो पोजीशंस हैं, उनकी बॉर्डरिंग स्टेट्स है, जो सीज़ है, माउंटेन सिस्टम्स जो वहाँ पर हैं, उस हिसाब से भी आप बना लीजिएगा। और रिवर्स का जो भी वाटर शेड सिस्टम्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, उस पर भी आप नोट्स बना लीजिएगा। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिस पे भी कि अगर ये एरियाज़ अफेक्टेड होते हैं तो ऑयल ट्रेड प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रेड रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, और जो चोक पॉइंट्स हैं लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, रेड सी, और रेड सी में भी आपका जो सुएज़ कैनाल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसका बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डअप क्या है कि इज़राइल हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईयर्स कंडक्टिंग कोवर्ट ऑपरेशंस सिंस 2010। सो इज़राइल ने पहले भी ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में असैसिनेशन किया था मोहसिन का, वॉज द फादर ऑफ इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, डायरेक्टेड अटैक्स ऑन ईरान फ्रॉम 2014। अप्रैल 2014 में जो है बॉम्बिंग हुई थी इरानियन एम्बेसी पे इन डैमेस्कस। जून 13, 2025 राइजिंग लायन ऑपरेशन लॉन्च टू obliterate Iran's nuclear and missile systems. So, rolling back the Axis post, that is after October 7, 2023 attack by Hamas, Israel launched a mini regional war against Hamas in Gaza, against Hezbollah in Lebanon, and aimed at weakening the regime of Bashar al-Assad in Syria. अब प्रॉब्लम क्या है कि ईरान पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ईरान जो है मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है हिजबुल्ला को एंड असद को। ठीक है, सो इज़राइल, ये बेसिकली ईरान ही जड़ है इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स की। जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है वो हिजबुल्ला और इन सब से है। ऑर्गेनाइजेशंस जो भी ISIS के होते हैं वो वहीं से ही कहीं ना कहीं कंट्रोल होते हैं, और ईरान जो है वो इन्हें एड करता है। सो दैट इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट है। अब इज़राइल की प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी क्या है कि इज़राइल बिलीव्स दैट ईरान्स अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर इट इज़ इनवल्नरेबल। एयर स्ट्राइक्स टारगेटेड कमांड सेंटर्स, लॉन्च पैड्स, radars and ballistic missile units. So these were the targeted sites by the air strikes. अब इसका जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है, US की इन्वॉल्वमेंट के उसमें बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जिटेड 2015 ईरान न्यूक्लियर डील। 2015 में उन्होंने ये डील जो है उसे ख़त्म कर दी थी, उन्हें एग्ज़िट कर दिया था। उसका नाम था JCPOA, उस डील का नाम था JCPOA। अब ट्रम्प स्ट्रैटेजी क्या है, मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान गिविंग इज़राइल अ ग्रीन लाइट। सो कहीं ना कहीं इसमें USA की इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्टली। दे आर डिनाइंग ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म, बट कहीं ना कहीं उनको पता था, ये सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। सो करंट फेज सीज US सपोर्ट थ्रू इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स थ्रू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज़ दो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इज़ अनक्लियर। अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं हुई है। अब ईरान कैपेबिलिटीज़ के बारे में हम बात करें वॉर के बेसिस पे, तो ईरान हैज़ रीबिल्ड न्यूक्लियर साइट्स मल्टीपल टाइम्स। ओके, ईरान हैज़ रीबिल्ड multiple times these nuclear sites. Iran's missile defense limited, enabling Israel's aerial success. So ये एक मतलब ये जस्ट निकाली जा रही है इसमें कि इज़राइल का सक्सेस इसमें हो सकता है। अब इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि रिस्क ऑफ वाइडर वॉर अक्रॉस मिडिल ईस्ट
एंड थ्रेट्स टू स्टेट ऑफ हॉर्मोज एज आई सेड की ऑयल शिपिंग लेन जो है, इंक्रीज्ड रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जाम्पल हाउथीज़ हिजबुल्ला, डेफिनेटली क्योंकि ईरान इन्हें एड कर रहा है तो ये हाउथीज़ जो हैं हिजबुल्ला जो है ये कहीं ना कहीं दे विल मेक श्योर टू सपोर्ट ईरान. अब इंडिया की वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड हो सकते हैं. अब जीएस पेपर में क्या है आपका, सबसे पहले तो जो मैपिंग आ जाती है इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया. अब मैपिंग आप कैसे करोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसके आसपास के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, रोल क्या है. स्टेटमेंट में ये आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स पर्शियन सी एंड पर्शियन गल्फ एंड द अरेबियन सी. और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सोचोगे कि नहीं ये तो रेड सी को करता था. फिर रेड सी, सुएज कैनाल क्राइसिस, ठीक है, अभी उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, किसने उसका कंट्रोल छोड़ा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में आया था और मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, लास्ट वीडियोज़ में. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जीएस पेपर में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी. सो अभी तो हाईलाइटेड जो है न्यूज़पेपर में वो यही पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट इज IREL told to stop rare earth sales to Japan, focus on local needs. So India has asked state-run minor IREL to suspend a 13-year-old agreement on rare earth exports to Japan and safeguard supplies for domestic need. Two sources familiar with the matter told Reuters, aiming to reducing India's dependence on China. So IREL also wants to develop India's capacity for rare earth processing, which is dominated globally by China, and become a weapon in escalating trade wars. So this is the main domain and objective कि इंडिया जो है वेपन बनना चाहता है in escalating trade wars. China has curbed its rare earth material exports since April, pressuring automakers and high-tech manufacturers worldwide. So, at a recent meeting with auto and other industry executives, Indian Commerce Minister Piyush Goyal asked IREL to stop its export of rare earths, mainly neodymium, a key material used in magnets for electric vehicle motors, one of the sources said. So आपको ये पता होना चाहिए कि नियोडिमियम ये एक की मटेरियल है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में, जो मैग्नेट्स यूज़ होते हैं उसको बनाने में, ठीक है. So under 2012 government agreement, IREL supplies rare earths to Toyotsu Rare Earths India, a unit of Japanese trading house Toyota Tsusho, which processes them for export to Japan, where they are used to make magnets. So 2024 में Toyotsu shipped more than 1000 metric ton of rare earth materials to Japan. Commercially available customs data showed one third of the 2,900 ton mineral mined by IREL, although Japan relies mainly on China for rare earth supply. So this is the main gist, that they want to focus on escalating trade wars supply. ठीक है, इंडिया का यही मेन एम है. अब आप जीएस पेपर के कंटेक्स्ट में क्या नोट्स बना सकते हो कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड साथ में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा दोनों नेशंस के ट्रेड सप्लाई पे, रिलेशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंड हाउ शुड इंडिया मैनेज सच प्रेशर्स, और वे फॉरवर्ड आपको बनाना पड़ेगा. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.
I would request you to like, subscribe and share my channel.